नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में निवेश को लेकर एक बार फिर से उद्योगपति जुटने जा रहे हैं और तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत 3 जून से होने जा रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आएंगे। ऐसे में सेरेमनी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां से सेरेमनी होने जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया। आपको बता दें, इस बार करीब 80,000 करोड़ का निवेश आने का अनुमान है, जिससे करीब 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। तो आपको बता दें, 3 जून को होगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार गरीब और किसानों की है, जो कहा है वो करके दिखाया है। और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान ने नए भारत के निर्माण में मील के पत्थर के रूप में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन भी किया है। 2022 तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसके सिर को ढकने के लिए छत नहीं है, उसे मकान उपलब्ध कराने का कार्य होगा। और यह कार्य सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1,22,70,000 आवास अब तक स्वीकृत हुए हैं पूरे देश के अंदर। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें से 17,54,000 आवास उत्तर प्रदेश ने अपने यहां स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज यूपी का किसान सबसे ज्यादा खुशहाल है। सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि का लाभ मिला है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। किसान ही समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकता है और यह कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को मिले सम्मान के माध्यम से उसकी आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। पहली बार आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, यह भी देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले इस देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का सा वातावरण था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लग तो रहे थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लड़खड़ा रही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज से लखनऊ में कांग्रेस के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। पार्टी ने इस शिविर को नव संकल्प कार्यशाला का नाम दिया, जिसमें यूपी कांग्रेस में नए सिरे से जान फूंकने के लिए खुद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब कांग्रेस पार्टी नई चुनौतियों और आने वाली चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने में जुट रही है। इस कार्यशाला के पहले दिन प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस विधायक और विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा, पार्टी के पूर्व सांसद अखिलेश प्रताप सिंह, अजय राय, नवाब काजिम अली खान के अलावा पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नदीम जावेद और कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह भी शामिल हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजय कुमार लल्लू कांग्रेस हाईकमान से नाराज हैं?
आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर बसपा ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि सपा प्रत्याशी को सीधे तौर पर बसपा के गुड्डू जमाली चुनौती देंगे। गुड्डू जमाली यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा को छोड़कर एआईएमआईएम में चले गए थे। जीत तो नहीं पाए, लेकिन अपनी जमानत बचा ली थी। चुनाव के ठीक बाद गुड्डू जमाली एक बार फिर से बसपा में वापस आ गए और जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली कर दी तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया है। आज सियासी गलियारों में एक ही तस्वीर और एक ही बात चर्चा के केंद्र में थी जब 27 महीने के लंबे इंतजार के बाद अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव अस्पताल में आजम से मुलाकात करने पहुंचे तो सवाल उठने लगा कि क्या उस जख्म पर मरहम लग गया है जो आजम की रिहाई के बाद उनके बयानों के जरिए दिखने लगा था। आजम अखिलेश की मुलाकात, क्या दिल मिल पाए? अखिलेश देर आए दुरुस्त आए। घड़ी में दोपहर की 2:32 हो रहे थे, तभी अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर सामने आई जिसका इंतजार सियासी गलियारे में पिछले 27 महीनों से हो रहा था। यूं तो इस तस्वीर में कई लोग थे, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर, जिनके बीच की दूरियों के चर्चे लखनऊ से रामपुर तक हो रहे थे। जब से आजम खान जेल गए तब से ही अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात नहीं हो पाई। जेल से आजम की रिहाई के दौरान भी अखिलेश ने सिर्फ ट्वीट किया था, लेकिन जब आजम के नाम पर सियासी गलियारा गरमाने लगा तो खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां गंगाराम अस्पताल में आजम खान भर्ती हैं। करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद अखिलेश अस्पताल से निकले तो गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे और सवालों से परहेज रखा, लेकिन चंद मिनट बाद सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर जाना। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता जनाब आजम खान साहब का स्वास्थ्य लाभ। हम सबकी दुआ है कि आजम साहब शीघ्रतम स्वस्थ हो। अगले 1 मिनट बाद ही अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया जिसमें आजम खान से मुलाकात की तस्वीर थी। अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आए। चर्चा थी कमरे में आजम और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, जिस तस्वीर को नजदीकियों के गवाह के तौर पर अखिलेश ने सामने रखा। उसमें आजम खान के साथ साथ अखिलेश यादव, आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम और बड़े बेटे नदीब आजम तो हैं ही, साथ ही गंगाराम अस्पताल के 2 डॉक्टर हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील जुबैर अहमद, आजम परिवार की करीबी एकता कौशिक, अब्दुल्ला आजम के 3 दोस्त और आजम खान के दफ्तर के इंचार्ज आमिर अंसारी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान के स्वास्थ्य की जानकारी तो ली ही, साथ ही रामपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। चर्चा इस बात की कि रामपुर के रण में सपा का चेहरा कौन होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा सपा प्रत्याशी हो सकती है। वहीं दूसरा नाम आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान की पत्नी सिद्रा अदीब का है। तमाम कयासों के बीच अखिलेश ने इस मुलाकात के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि आजम और अखिलेश के बीच सब ठीक ठाक है, लेकिन सवाल है कि जो दर्द आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद अपने समर्थकों के सामने रखा था, उस दर्द का इलाज इस मुलाकात से हो गया है या फिर 27 महीने का वो जख्म अब भी हरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में एक शिक्षिका की दिन दहाड़े उसके घर में ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा फरार हो गया। शिक्षिका अपने घर में अकेली थी। महिला के सास और पति किसी काम से बाहर निकले हुए थे। मामला अयोध्या कोतवाली के श्रीरामपुरम कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन घर में इसका शव बरामद हुआ है। टीमें लगाकर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा।
वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। अयोध्या में दिन दहाड़े गर्भवती शिक्षिका की चाकू से गोदकर की गई हत्या का समाचार दुखद है। श्रद्धांजलि। अयोध्या में जगह जगह सुरक्षा बलों की उपस्थिति के बाद भी ऐसी हत्या शासन प्रशासन को अपराधियों की खुली चुनौती है। भाजपा के राज में शिक्षक सरकार और अपराधी दोनों के निशाने पर है। तो देखिए, अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। घर पर चाकू से गोदकर इस महिला की हत्या की गई। अयोध्या का ये मामला जहां सामने आया, बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत श्री रामपुरम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में एक विवाहिता महिला और जो कि यहाँ अपने माँ और पति के साथ में यहाँ थी और यहाँ से इनकी माँ कुछ आवश्यक कार्य से यहाँ से चली गई थी। उसी दौरान जो है ये कमरे में थी और जब आकर के इनकी माँ और इनके पति वापस लौटे और देखा तो ये जो है घायल अवस्था में यहाँ पर मिली। तत्काल उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगरा में एक मदरसे के मौलाना पर छात्राओं से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा के परिजनों के साथ एसएसपी से मामले की शिकायत की है। इस मामले में मौलाना शाकिर और उसके 3 परिवारीजनों समेत कुल 4 लोगों पर रेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं मौलाना मदरसे में ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस को मौलाना की तलाश है। कल दिनांक 31 मई 2022 को थाना मलपुरा पर पीड़िता की माता द्वारा एक तहरीर प्राप्त कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि पीड़िता जो कि एक थाना क्षेत्र मलपुरा में एक मदरसा है, उसके एक शिक्षक ने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। तत्काल उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो छात्राओं की शिकायत पर मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। मदरसे में मौलाना की ओर से यह हरकत सामने आई है, जिसके बाद इस पूरे मामले में मौलाना पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों पर योगी सरकार का बुलडोजर प्रहार जारी है। आज जिला प्रशासन ने रामपुर ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष और माफिया उज्जवल सिंह दीदार उर्फ सावी के आलीशान होटल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह आलीशान होटल नैनीताल हाईवे पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। गिराई गई होटल की कीमत करोड़ों में है। हालांकि इससे पहले भी पुलिस माफिया उज्जवल सिंह की कई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला चुकी है। उज्जवल सिंह दीदार उर्फ सावी, ये बिलासपुर के माफिया है, लिस्टेड माफिया है वहाँ के, और इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो नैनीताल जा रहा है उस पर एक होटल बना रखा था अवैध रूप से। उस होटल को कल गिराया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा और इस होटल की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है और आगे विधिक कार्रवाई होगी। यूपी में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन सख्त है। बुलडोजर प्रदेश में जगह जगह अवैध कब्जों को हटाने में जुटा हुआ है। इसके तहत मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने फुटपाथ और नालियों के ऊपर अवैध कब्जा कराने वाली जगहों को बुलडोजर की मदद से खाली कराया। शहर के मकबरा सब्जी मंडी से लेकर इंदिरा चौक तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर जमकर गरजा। इधर नगर निगम की टीम की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नगर निगम का बुलडोजर मुरादाबाद में चला है। प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाया है। और इसी बीच कानपुर से खबर, जहां वज्र वाहन के ड्राइवर और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर की वायरल वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। आरोपियों को कल्पवृक्ष दर्शन कराने का वीडियो वायरल हुआ था। पेशी पर गए आरोपियों को हमीरपुर में कल्पवृक्ष के दर्शन कराए गए थे और इसी दौरान का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 3 कांस्टेबल्स को अब सस्पेंड भी कर दिया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद सभी ईवीएम को सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। चंपावत में करीब 64.14% मतदान हुआ। मतदान के दौरान 96,213 मतदाताओं में से सिर्फ 61,711 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब 3 जून को 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। अब टोकन सिस्टम के तहत ही यात्री मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। तीर्थयात्रियों को बेवजह ही लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। जब भी यात्रियों का नंबर होगा वो अपने टोकन के हिसाब से मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। मानसून सीजन है और अगर लंबी लाइन लगती है तो प्रयास है कि लोगों को बारिश में लाइन में ना लगना पड़े, इसलिए 2 चीज़ें की गई हैं। एक तो टोकन व्यवस्था हमने ऊपर शुरू करी है ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि उनको किस समय लाइन में लगना हो, ताकि उन सीमित समय के लिए वो लाइन में लगे, उनके दर्शन हो सके और बाकी समय में वो अपना अन्य कार्य कर सकें। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।